लेंगे, फिर डी फाइंड करेंगे, फिर हम एफ डी फाइंड कर लेंगे। और मीन कैसे फाइंड करोगे सर? मीन का हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस समेसन एफ डी डिवाइड बाय समेसन एफ। समेसन एफ डी मतलब ये जो एफ डी था इसको पूरे को ऐड कर दीजिए। समेशन एफ मतलब एफ कहाँ पर है, ये रहा सर, इसे ऐड कर दीजिए। ए की वैल्यू पता है? हाँ सर, ए की वैल्यू पता है, 3250 के इक्वल है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले केस बन रहा है, तो 3250 यही सारी वैल्यू पता है, पुट करिए। फाइनल सोल्यूशन का मिलेगा 3410 आवर्स। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था फॉर्मूला बेस्ड था ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये जो अब आपके पास सेक्शन ई चालू हो चुका है, यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले जो रहेगा, ये पैसेज, ये कहानी रहेंगे पूरी की पूरी। आपको इसको पढ़ना है, समझना है, और जो क्वेश्चन रहेंगे बेटा वो बहुत आसान रहेंगे, बहुत आसान। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इसके ना। देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन हमें गिवन है, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन। ये बात तो सही लिखी इन्होंने। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट The production of TV sets in a factory increase uniformly by a fixed number every year। क्या हो रहा है कि जो फैक्ट्री है वहां पर जो टीवी का मैन्युफैक्चर हो रहा है बेटा ना, वो हर ईयर एक पर्टिकुलर नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरी एक मैन्युफैक्चर कंपनी है टीवी की, और वहाँ मैंने इस साल 100 टीवी मैन्युफैक्चर की, और अगले ईयर मैंने क्या करा, 110 टीवी मैन्युफैक्चर करी। उसके अगले ईयर मैंने 120, मतलब 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक फिक्स्ड अमाउंट का इंक्रीमेंट मैं कर रहा हूँ, है ना। तो यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर टू प्रोड्यूस 60,000 सेट्स इन 6th ईयर एंड 22,600 इन 9th ईयर। अब यदि हम यूनिफॉर्म बाय अ फिक्स्ड नंबर देखें, तो जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, अपनी कंपनी के फर्स्ट ईयर में मैंने 100 टीवी, फिर सेकंड ईयर में 110, थर्ड ईयर में 120, फोर्थ ईयर में 130। इंक्रीज कितना है सर? 10 का है सब में। 10 टीवी आप इंक्रीज करते आ रहे हो स्मार्ट टीवी को, ठीक है बेटा। तो किसका क्वेश्चन बन गया सर? ये तो एपी का बन गया। तो ये क्वेश्चन किसका है सर? ये भी एपी का ही है। जब ये एपी का क्वेश्चन है तो एपी के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स। पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। अब एक काम करेंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले काम करते हैं सर, ये जब एपी बन रहा है, तो एपी बन रहा है तो फर्स्ट टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं, एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सारी चीज़ें हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। अब देखो उन्होंने क्या बोला, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,000 सेट्स। अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो 29,000 से ज़्यादा की कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, है ना। तो ठीक है, 29,000 से ज़्यादा कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है 6th ईयर में 60,000, 9th ईयर में 22,600 है। अब 6th ईयर मतलब ए सिक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 60,000। ए9 की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 22,600 गिवन है। ए6, अब यदि मैं आपसे बोलूँ बेटा कि एपी में एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो एन है उसमें से हम क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते। मैं यदि आपसे पूछूं ए6, तो आप बोलोगे सर एन की जगह 6 पुट कर दीजिए बस, तो हो जाएगा A6 इज इक्वल टू ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ डी। यही मिलेगा ना बेटा आपको? हाँ सर यही मिलेगा। सो A+5D किसके इक्वल आ जाएगा? A6 के इक्वल आ जाएगा। देखो बेटा लिख दिया हमने। और किसके इक्वल मिलेगा? 60,000 के इक्वल। A9 के केस में क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा A+8 टाइम्स ऑफ डी। हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ये वाली पहली वाली, ठीक है। तो ये हमें मिल गई, हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिली। अब इन दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है ए और डी, दो इक्वेशन है, तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा सर? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। कौन कौन सी मेथड लगा सकते हो सर? यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, ग्राफ मेथड भी लगा सकते हैं। 4 मेथड हमारे पास है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इक्वेशन 1 आपके पास है? हाँ सर है। यहाँ से बेटा ए की वैल्यू फाइंड कर लो, किसके इक्वल हो जाएंगी? 60,000 माइनस 5D के इक्वल हो जाएंगी ए की वैल्यू। और इस वैल्यू को आप क्या करो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। आपने पुट कर दी, तो यहाँ से बेटा आपको डी की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी? सर हमें डी मिल जाएगा 2,200 के इक्वल। ये आ गया? हाँ सर ये भी आ गया। ए फाइंड कर सकते हो? हाँ सर ए फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो इक्वेशन 1 है या फिर इक्वेशन 2 में। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, सो ए की वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपको? 5,000 के इक्वल मिल जाएंगी। ए की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा, डी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आप क्या करोगे सर? अब हम क्वेश्चन
सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ए और डी हमारे पास है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, किस ईयर में प्रोडक्शन 29,200 के इक्वल होगा? तो आप बोलोगे काम करते सर, ए एन ईयर में हो जाएगा। तो ए एन ईयर में 29,200 प्रोडक्शन हो जाएगा। ए हमको पता ही है 5,000 है, डी हमको पता है 2,200 है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने लिखवाया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लिख दिया आपने। एन की वैल्यू पता है? हाँ सर पता है। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन आपको फाइंड करना है। एन मतलब ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ईयर्स में। सॉल्व करिए बेटा, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी सर? 12, मतलब 12th ईयर ऑफ प्रोडक्शन वाज 29,200। आया समझ में? आसान था। एपी के फॉर्मूला लगाना बस। कौन सा फॉर्मूला सर? वो एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी तक तो इसी को लगाया हमने। आगे बढ़ते बेटा ना अगले क्वेश्चन की ओर। पहला वाला तो हो गया। सेकंड देखिए क्या गिवन है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द एर्थ ईयर। एर्थ ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा? तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 8 हो जाएंगी। ए पता है, डी पता है, वैल्यू पुट करना है। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 20,400। ये आपका आंसर आ गया। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एर्थ ईयर इज 20,400। आसान था। तो ये भी आपके पास हो गया। फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ? मतलब फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में। इन तीनों के प्रोडक्शन को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एपी के सम का फॉर्मूला यूज करोगे। वहाँ पर एन हो जाएगा 3। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। एपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है सम का? सर ये होता है एस इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। आपने पुट करी तो ये एस एन किसके इक्वल हो जाएगा? 21,600 के इक्वल हो जाएगा। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स इज 21,600। तो ये भी आपके पास आ गया, ये वाला आ गया। अगला देखते बेटा और वाला। फाइंड द प्रोडक्शन, ये भी हो गया बेटा ना। थर्ड वाला देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन 7th ईयर एंड 4th ईयर। बहुत आसान है। ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन का फॉर्मूला सबसे पहले 7 के लिए लगा देंगे, फिर ए एन का फॉर्मूला 3 के लिए लगा देंगे। उनकी जो वैल्यू आएंगी A7 और A4 की, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, बस खत्म। सब्ट्रैक्शन लगा देंगे। तो यहाँ देखिए बेटा क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? A4 के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A4 मतलब एन की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पर आ गया 4। राइट हैंड साइड में 4 पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 3। 3 टाइम्स ऑफ डी। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो A4 आ जाएगा बेटा आपके पास 11,600। फिर आप क्या करोगे? A7 फाइंड करोगे सेम मेथड से, तो 18,200 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? डिफरेंस फाइंड करना, तो A7 माइनस A4 करेंगे तो 6,600 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके पास आ गई बेटा। तो थर्ड वाला भी आपसे बन गया। सारे क्वेश्चन इसके आसान थे। एपी के सारे फॉर्मूले लगाने थे। सारे का 2 ही फॉर्मूले लगे, एक तो एन टर्म्स वाला लगा है और एक लगा है सम ऑफ दी टर्म्स। ये सम वाला फॉर्मूला है ना। आगे बढ़ते बेटा, अगली केस स्टडी आपके पास है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का क्वेश्चन है और मैं कहूँगा आसान क्वेश्चन है। आलिया एंड सगुन और फ्रेंड लिविंग ऑन सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। पटेल नगर में आलिया और जो सगुन है वो सेम स्ट्रीट पे रहते हैं। सगुन हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विथ अनदर स्ट्रीट ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी। ठीक है। दी बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल, दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। एंड दैट इज नॉट फॉर फ्रॉम सगुन हाउस, जो स्कूल है बेटा वो सगुन हाउस के क्या है, ज़्यादा दूर नहीं है। सपोज द स्कूल इज situated situated at the point O। यहां पर स्कूल है, ये O क्या है बेटा? स्कूल है, लिख दो। द ओरिजिन आलिया हाउस क्या है? ए है, तो ए आलिया हाउस बन गया। सगुन हाउस कौन सा है? बी, तो बी कौन सा हो गया बेटा? सगुन हाउस हो गया। सगुन हाउस मिल गया आपको। ठीक है। और जो सी है बेटा वो क्या है सर? वो लाइब्रेरी है। सी क्या है? लाइब्रेरी है। सारे आपको कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है सर। सर इनके कोऑर्डिनेट तो मिले नहीं बेटा, हम फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी से। बेस्ड ऑन दी अबो इन्फॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इन फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देना। आंसर हम बाद में निकालेंगे, पहले इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि अगर हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो आंसर तो बहुत आसानी से दे देंगे हम। ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। बी के कोऑर्डिनेट बता सकते हो?
हाँ सर बहुत आसान है, हमें बी तक जाना है। हम कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। हर चीज़ को ओरिजिन के रेफरेंस में लेंगे। हमें बी तक जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले ओरिजिन से यहाँ तक गए, फिर ऊपर की ओर गए। यही किया ना बेटा आपने? हाँ सर यही किया। यहाँ से तक कितना चले, एक्स में सर 2 चले, वाई में कितना चले सर 1 चले, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2,1। आया समझ में? आसान था ना। सी तक जाना है आपको, तो आप क्या बोलोगे सर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो एक्स में कितना चले आप सर 4, वाई में कितना चले 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,1। पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, तो 4,1 आ गया। ए के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाँ सर वो तो बहुत आसान है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर ऊपर की ओर जाएंगे। एक्स में चले 2, वाई में चले 3, तो 2,3 आ जाएगा। ए बी सी आ गया, ओरिजिन की वैल्यू भी आ गई। अब देखते क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाउस हाउ फॉर इज आलिया हाउस फ्रॉम सगुन हाउस। आलिया हाउस और सगुन हाउस के बीच के डिस्टेंस क्या है, बस ये बताना है आपको। तो आप क्या बोलोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे? तो देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है कि नहीं। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके किया गया है। ए कोऑर्डिनेट आपके पास है, बी कोऑर्डिनेट आपके पास है, सी कोऑर्डिनेट आपके पास है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने फाइंड करे वो इसी के इक्वल है क्या। ए किसके इक्वल है 2,3, तो देखो बेटा ए क्या है 2,3 आ गया। बी किसके इक्वल है 2,1, तो बी कहाँ है सर, ये रहा बी 2,1। सी किसके इक्वल है 4,1, तो यहाँ पर आ गया सी 4,1। तो जो मैंने मेथड बताई बेटा उससे आपको कोऑर्डिनेट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब आलिया और सगुन के हाउस के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। आलिया के हाउस का नाम ए है, सगुन के हाउस का नाम बी है, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यार आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। वैल्यू क्या मिली सर 2 यूनिट्स मिल गई। तो आलिया हाउस फ्रॉम सगुन हाउस इज 2 यूनिट्स, ये हो गया। आगे बढ़ते। हाउ फॉर इज द लाइब्रेरी फ्रॉम सगुन हाउस। सगुन हाउस और लाइब्रेरी के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। आप क्या बोलोगे सर बी और सी के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। लगा दो, बी कोऑर्डिनेट आपके पास है, सी कोऑर्डिनेट आपके पास है, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। ठीक है सर कैसे अप्लाई करें, तो बेटा एक काम करो, ये फॉर्मूला था ना आपके पास, तो किसी एक को सर एक काम करते हैं, इसे सी है ना हमारे पास क्या है 4,1, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, और ये जो बचा है b 2,1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2, ये हम मान लेंगे। और इस फॉर्मूले में पुट करके हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा इसका 2 यूनिट्स। तो सेकंड वाला भी आपको मिल गया 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर आ गया बेटा 2 यूनिट्स। सो दैट फॉर सगुन स्कूल्स इज फर्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। आपको बेटा चेक करना है कि सगुन और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है, और स्कूल से आलिया के हाउस का डिस्टेंस है, स्कूल से लाइब्रेरी के जो डिस्टेंस है उनमें कंपेयर करना है आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सर हमें पता है हाँ जो हमारी स्कूल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो हमने जो है क्या करेंगे, 0 से बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। बी क्या है सर 0 से बी मतलब सगुन और स्कूल के बीच का डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 यूनिट आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप सर, हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन आलिया हाउस, नहीं नहीं ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है हाँ यहाँ पर थे अपन, ये सारी चीज़ें तो हो गई। सी और ए की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, सी से ए तक के डिस्टेंस आके आपके पास आ गई है। एक मिनट, आई थिंक ये रिपीट हो गया, मुझे एक बार चेक करने दीजिए कहाँ गलती हो रही है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था फिर से रीड करते क्योंकि सो दैट फॉर सगुन्स एंड स्कूल इज फर्दर कंपेयर टू आलिया एंड लाइब्रेरी, सॉरी सगुन और जो स्कूल है उसके बीच का डिस्टेंस है वो, और आलिया और लाइब्रेरी के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा उनमें आपको कंपेयर करना है। सो सगुन और आपने स्कूल के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, हाँ सर स्क्वायर रूट 5 आ गई। ठीक है आप क्या करोगे बेटा, आलिया और लाइब्रेरी के बीच के डिस्टेंस निकालोगे। सो आलिया एंड लाइब्रेरी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आलिया हाउस एंड सगुन हाउस किसके इक्वल है सर 2 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड सगुन हाउस किसके इक्वल है सर, वो भी 2 यूनिट्स के इक्वल ही है। मतलब सगुन हाउस को हम रेफरेंस में रखते हुए स्कूल के डिस्टेंस, लाइब्रेरी के डिस्टेंस सगुन के रेफरेंस में, और आलिया हाउस के बीच के डिफरेंस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, और हमें चेक करना कौन सी सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो आप क्या बोलोगे ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी एंड सी बी। एक्चुअली फार्दर पूछा था, मतलब ग्रेटर देन पूछा था। तो आप क्या करोगे, आप बता दोगे कि सर जो ओ बी आया है वो आया स्क्वायर रूट 5, इसकी वैल्यू क्या है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होने वाली है, और ये दोनों डिस्टेंस आई है 2, मतलब इन दोनों से बड़ा होगा। तो आप क्या बोलोगे ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी एंड सी डी। फॉर सगुन स्कूल ओ इज फर्दर देन आलिया हाउस ए एंड लाइब्रेरी सी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, ये तो हो गया। सो दैट आलिया हाउस, सगुन हाउस एंड लाइब्रेरी एंड आइसो स्केल राइट एंगल। अब मुझे एक बात बताइए, आइसो स्केल राइट एंगल क्या होगा? सर आइसो स्केल राइट एंगल मतलब पहले तो राइट एंगल बना दीजिए। हाँ बेटा मैंने राइट एंगल बना दिया। फिर सर सबसे पहले तो राइट एंगल बनेगा, और आइसो स्केल राइट एंगल में क्या होता है कि ये दोनों साइड, ये वाली और ये वाली, इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है सर। कैसे प्रूफ करेंगे? सर बहुत आसान है, ए से बी के डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, बी से सी के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। और राइट एंगल कैसे प्रूफ करोगे? सर ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी फाइंड कर लेंगे, ए सी फाइंड कर लेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। आसान है सर ये तो। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, ए बी फाइंड कर लोगे। तो आपने क्या करा, ए बी फाइंड कर लिया, ये रहा ए बी, ये भी फाइंड कर लिया। फिर आपने क्या करा बेटा, कुछ ऐसा था ना आपके पास सिनेरियो, ए बी सी, तो ये आपने ए बी फाइंड कर लिया 2 यूनिट, ठीक है सर। फिर आप क्या करोगे बेटा, बी सी फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। सर ये भी हमारे पास है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। वैसे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 2 लिख के काम चला सकते हो। एसी फाइंड कर सकते हो, हाँ सर एसी फाइंड कर लेंगे, अभी तक हमने एसी फाइंड नहीं किया था तो फॉर्मूला लगा के एसी फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा 2√2, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2√2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, 2√2। क्या ये आइसोस्केल ट्राइंगल है? हाँ सर आइसोस्केल तो है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। क्या आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल है? सर उसके लिए तो राइट एंगल बनना चाहिए, और राइट एंगल के लिए क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम के बेटा कैसे लगाओगे? सर पाइथागोरस थ्योरम में कुछ नहीं, हाइपोटेनस पावर 2 मतलब एसी पावर 2 किसके इक्वल होना चाहिए, बेस पावर 2 हाइट पावर 2। तो बेस क्या है, बीसी पावर 2, हाइट ए बी पावर 2। इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, एसी पावर 2 के इक्वल आना चाहिए। सर वो आ गई हमारे पास 2 पावर 2, और यहाँ पर 2 पावर 2, 4 + 4 ये आ गया 8, और बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। यही होगा ना? सो ए सी इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट 8 को क्या लिख सकते हो सर, 4 × 2 लिख सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट के बाहर का क्या मिलेगा सर, 2√2, तो आ गया 2√2। आया समझ में आपको? आसान है ना बेटा, ये भी आसान था। तो ये भी सॉल्व हो गया आपका, मतलब ये वाला भी आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अगले केस की ओर बढ़ते हैं। केस स्टडी 3, ये आसान क्वेश्चन है ये भी। आई थिंक शायद आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास ये। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस। एक बॉय बेटा टॉप ऑफ द लाइट हाउस पर खड़ा हुआ है ना। ही ऑब्जर्व दैट P and Q, P and P and boat Q, boat P and boat Q are approaching the lighthouse। boat P और boat Q क्या है, लाइट हाउस की ओर आ रही है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है। ही फाइंड्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट P इज 45 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट Q इज 30 डिग्री। मतलब वो यहाँ पर था बोट P पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 45, और बोट Q पर कितना है 30, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 30। देखो ये फिगर बना हुआ है। ही ऑल्सो नो दैट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर। वो जानता है इसकी लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 100 मीटर है, लिख दिया 100 मीटर, ठीक है। अब उसके सामने कुछ क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए पी डी। एंगल ए पी डी का मेजर क्या होगा, मतलब एंगल ए पी डी की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए पी डी। सर ये तो बहुत आसान है। आसान कैसे बेटा? सर जब भी हमारे पास जेड बनता है तो ये जो अपोजिट एंगल रहते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो सर यहाँ तो वैसे 45 आ जाएगा, ये तो वैसे 45 आ जाएगा। ठीक है सर 45 आ गया, लेकिन प्रूफ करिए। ठीक है बेटा, पहले वाले क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यही आपके पास फिगर था वहां पर भी। एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, जो एक्स वाई है वो पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है भैया। एंड ए पी इज ट्रांसवर्सल, ए पी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए पी क्या है, ट्रांसवर्सल है। एंगल ए पी डी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी एक्स ए के इक्वल होगा। मतलब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव है और दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए पी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ये 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यही चीज़ तो मैंने वहां भी लिखी थी भाई, जब भी हमारे पास जेड बनेगा कुछ इस टाइप से। ये देखो यहाँ बन रहा है ना जेड, तो यहाँ पर ये अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ये हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया बेटा, इफ एंगल वाई ए क्यू
वाई कहाँ है सर, ये रहा ए, ये रहा क्यू, ये रहा 30 डिग्री हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन ए क्यू डी इज ऑल्सो 30 डिग्री, ए क्यू डी, हाँ सर ये भी 30 डिग्री होगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमें प्रूफ करना तो हम प्रूफ करते, यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे ये वाली, जैसे आप सेम प्रॉपर्टी लगाओगे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आसान था ना बेटा, बार बार उस प्रॉपर्टी को रिपीट करने का मतलब नहीं रहेगा, तो आप पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगाई सेकंड वाले में भी लग जाएंगी, आपका बन जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ पीडी। आपको पीडी की लेंथ फाइंड करनी है। पीडी कहाँ है सर, ये रहा। फाइंड कर सकते हो, हाँ सर कर सकते। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास एंगल है, हाइट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ तो ये वैसे ही आ जाएगा सर 1045 डिग्री। 1045 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 100 डिवाइड बाय बेस। बेस को सर हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स आ गया। 45 क्या होता है सर, 1 होता है, इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू सर 100 हो जाएगा। बेस की वैल्यू 100 आ गई सर, थर्ड वाले में 100 आ गई। देखो पीडी की वैल्यू 100 आ गई, आई कि नहीं आई? हाँ सर ये आ गया। आगे बढ़ते बेटा अगले में, फाइंड द लेंथ ऑफ डी क्यू। डी क्यू की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, हाँ सर ये भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ ना बेटा सॉल्व, वहाँ स्पेस नहीं है। 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस को मान लो वाई, तो परपेंडिकुलर कितना है सर 100, बेस कितना है बेटा वाई। 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है सर, 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3। √3 होता है ना, एक मिनट, हाँ सर सॉरी 1/√3 होता है। सर कैसे होगा 1/√3? कुछ नहीं, 10 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है सर 1/2, और ये क्या होता है कॉस 30, √3 डिवाइड बाय 2। √3 से सॉरी 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचा। तो 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3। तो बेटा यहाँ पर आएगा 1/√3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय वाई। वाई को लेफ्ट हैंड साइड में भेजिए, √3 को राइट हैंड साइड में, तो 100 टाइम्स ऑफ √3 क्या आएगा 100 टाइम्स ऑफ √3। ये आना चाहिए। चेक करो आ रहा है कि हाँ सर ये आ रहा है 100 टाइम्स ऑफ √3। आसान क्वेश्चन है। केस 1, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2 एंड केस स्टडी 3 तीनों आसान थी ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मैंने कहा था आपसे कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो आज हमने क्या किया बेटा, क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स के जो सैम्पल पेपर थे जो सीबीएसई ने भी रिलीज किए थे, उसको हमने डिटेल सॉल्यूशन देखे ना, डिटेल में सॉल्यूशन देखे, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में समझाया। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ना। और इस सैम्पल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे बन गए हो, उन्हें चेक करना कि जो हमने मेथड यूज़ करी है, अगर उससे डिफरेंस है तो ये वाली मेथड भी आप याद रखें, और अगर सेम मेथड थी तो देखिए कहाँ गलती हुई है कहाँ गलती नहीं आपने कर रहे हो। बार बार प्रैक्टिस करिए, बोर्ड आपके नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें तो हो गई। इसके अलावा यदि कोई डाउट है बेटा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।